से भी नहीं छुपी। 2014 में दो लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी घोषणाएं देश में करी। आज मैं भाजपा सरकार को, मोदी जी को देश पे संकट ही समझूंगा। मोदी जी ने हमारे साथ छल किया है। साथियों, आज की परिस्थिति किसी से भी नहीं छुपी। 2014 में दो लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी घोषणाएं देश में करी। सभी हमारे बहुत सारे युवा साथी भी यहां पे ऐसे थे जिनको लगा कि शायद कुछ देश में अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे देते गए। उन्होंने पूरे देश के युवाओं को एक सपना सा दिखा दिया कि आपका बस अब जीवन बदलने वाला है। जो भी आपका कष्ट वाले दिन थे अब जाएंगे और अब एक अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 में सभी लोगों ने पूरे मन से उनको वोट दिया। 2015 से 2019 आ गया, वादों का इंतजार करते करते, अच्छे दिन का इंतजार करते करते, लेकिन 2019 में भी अच्छे दिन, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या अच्छे दिन आप लोगों ने देखे? 2019 से 2022 में हम लोग खड़े हैं। आज भी कहीं भी दूर दूर तक अच्छे दिन का कोई नामो निशान आप लोग देख पा रहे हैं? साथियों, समय बहुत कम है। 7-8 साल पूरे देश को और खास तौर पे युवा वर्ग को इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। अब 2024 के लिए 1.5 से 2 साल बचा हुआ है। समय बोलने के लिए 2 साल बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, और देश के भविष्य के लिए अगर सोचें तो 2 साल बहुत बहुत कम समय हमारे पास रह गया है। अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि देश पे जब जब कोई संकट आता है, आज मैं भाजपा सरकार को, मोदी जी को देश पे संकट ही समझूंगा। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन पे दिन हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति श्रीलंका की जैसी होती जा रही है। साथियों, समय कम है। अब इन लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना है। बहुत हो गई मंदिर मस्जिद की बात, बहुत हो गई हिंदू मुसलमान सिख की बात। अब हमें चाहिए मूल मुद्दे। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए महंगाई कम, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। आज मेरे विद्यार्थी साथी लाखों की फीस पे करने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी, अभी थोड़े दिन पहले एक कैंटीन के लिए, कोई सरकारी कैंटीन के लिए कोई जॉब निकली थी, जहां पे पहले कोई 6ठी पास, 8वीं फेल, 10वीं पास इस जॉब के लिए अप्लाई करते थे। आप लोगों को जान के दुख होगा कि MBA, PhD, इंजीनियर के छात्रों ने उस कैंटीन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। क्या यही अच्छे दिन थे? क्या यही 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे? साथियों, सिर्फ और सिर्फ हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी मूवियों को फाइनेंस कर देते हैं, कश्मीर वश्मीर फाइल जैसी फिल्में निकाल के पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैलाने का काम करते हैं। अभी हमारी आदरणीय फौजिया ताई ने बताया किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं। बिल्किस बानो का आपने विषय देखा। क्या कोई इस देश में, मैं बोलता हूं, जिसके भी घर में मां है, बहनें हैं, वो किसी रेपिस्ट का सत्कार कर सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किस तरफ हमारा देश जा रहा है? और दुख इस बात का है कि हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझो। आज देश पे इतना बड़ा संकट है और देश के युवा की ये जिम्मेवारी है कि अब सड़क पे उतरने का काम आ चुका है। अब एक ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए। आज यहाँ पे बहुत सारे मेरे हरियाणा से हमारे बड़े बुजुर्ग किसान भाई, युवा साथी आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं। हम लोगों ने आज दिल्ली से, पूरे देश के कोने कोने से आज दिल्ली में उपस्थित हैं।
हम लोगों ने एक किसान कौम को हमने ऐसा देखा कि जिसने इस गूंगी बहरी सरकार को, इस हिटलर शाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। मैं अपने सारे देश के किसान भाइयों को, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह के किसान भाइयों को दिल से सलाम करता हूं। इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था, हम जो बोल देते हैं वो यू टर्न नहीं मारते। हम लोगों ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, वही कानून बन गया है। लेकिन आज हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से किसानों ने इस सरकार के घमंड को चूर, इसके अहंकार को चूर चूर करने का काम किया। साथियों, किसान भाइयों से प्रेरणा लेते हुए इसी प्रकार से मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हमारे किसान भाई इनका अहंकार तोड़ सकते हैं तो ये हमारा देश, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति के तौर पे जाना चाहता है, आज हमारा समय आ गया है। अब इनको हम इनकी औकात दिखाएंगे, इनकी जगह दिखाएंगे। मोदी जी ने हमारे साथ छल किया है, अब मोदी जी को उनकी जगह दिखाने का काम इस देश का युवा करेगा। इस देश के कोने कोने से आए युवा साथियों को मैं आह्वान करता हूं, इस राष्ट्रीय अधिवेशन से हम एक मुहिम चलाएंगे, सारे अपने युवा साथियों को लेके इस केंद्र की सरकार से हम लड़ने का काम करेंगे। और 2024 में हम प्रण लेते हैं, आदरणीय पवार साहब के विचारधाराओं पे चलते हुए इस देश के कोने कोने में उनकी विचारधारा को एक घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस जिद्दी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, शरद पवार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, आज हम देख रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार कैसा डर का माहौल बना रही है। अभी भुजबल साहब ने बोला किस तरीके से ईडी की बीडी लगा देती है, सीबीआई लगा देती है, इनकम टैक्स लगा देती है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी। क्या मैं बोल रहा हूं कि आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की नजर सिर्फ विपक्ष के ऊपर है? सब लोगों के इसमें ये सरकारी इंस्टीट्यूट्स का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक मकसद से। लेकिन आज हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इससे ना डरे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आज इस मंच से मैं आदरणीय अनिल देशमुख साहब को भी याद करना चाहता हूं और इस देश की बुलंद आवाज नवाब मलिक जी को भी याद करना चाहता हूं, जो ना डरे ना झुके और लड़ने का काम किया है। इन दोनों नेताओं ने, संजय राउत जी भी हैं हमारे इसमें, इन सभी लोगों ने हम सब लोगों को प्रेरणा दी है। हम लड़ेंगे, हम टकराएंगे और इनकी ताकतों को तोड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, अपनी जिम्मेवारी को समझना है, पहचानना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी सीनियर लीडर्स ने यहाँ पे बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन संगठन के माध्यम से दोबारा अपने युवा साथियों को, महाराष्ट्र से हमारी बड़ी तादाद में आए हैं, बिहार से हमारे बहुत बड़ी संख्या में, और हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पे सब लोग हैं ही। लगभग 26 राज्यों से मेरे आए हुए युवा साथियों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब उठ के सड़क पे लड़ने का समय आ गया। संसद पे लड़ने का काम हमारे नेता करेंगे और सड़क पे हम लोगों को बल देने का काम हमारी पार्टी के सभी नेता जो आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लीडर मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ में मैंने पुणे में पढ़ाई शुरू करी थी। पुणे में सिम्बायोसिस कॉलेज को सब जानते हैं, उसके अध्यक्ष के तौर पे मैंने वहां से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। मेरे साथ में युवा विधायक यहाँ पे संग्राम भैया जगताप बैठे हैं, नीलेश लंके जी बैठे हैं, अतुल बेनके जी बैठे हैं। इन सब लोगों को हमने देखा, शशिकांत शिंदे साहब बैठे हैं, कि किस तरीके से यूथ को साथ में लेके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित किया। और आप सब लोगों को अब हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, जिसके लिए पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गर्व है, आज साहब को भी मैं प्रॉमिस करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के साथ जैसे केरला में है, मेघालय में है, गोवा, गुजरात में हमारी ताकत है,
आने वाले समय में आज ये ताकत अब आप हरियाणा में देखेंगे। 2024 में अगली सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिना नहीं बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपनी पार्टी पे। आने वाले समय में घड़ी की टिक टिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गूंज और माननीय पवार साहब के विचार हरियाणा के घर घर में घूमेंगे। और युवा ठान चुका है कि आने वाले विधानसभा में पूरे हरियाणा से हम 25-30 सीट निकाल के पवार साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद और भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, खास तौर पे अपने मार्गदर्शक आदरणीय पवार साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा के युवाओं की तरफ से, जिन्होंने सर्व सामान्य साधारण परिवार के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसके साथ धीरे धीरे हमें लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। इसके लिए मैं साहब को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।